हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए राम वृक्ष पैनीपुरी जी का चैप्टर गेहूँ बना गुलाब। गेहूँ बनाम गुलाब, ठीक है। गेहूँ बनाम गुलाब से मैं आज आपको इसके अभ्यास प्रश्न बताऊँ समझाऊंगी, ठीक है। आज मैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न लेके आई हूँ, तो देख लेते हैं बेटा हम राम वृक्ष पैनीपुरी जी के चैप्टर के अभ्यास प्रश्न, ठीक है बेटा। देखते हैं। गेहूं बनाम गुलाब शब्द चित्र पर आधारित कृति के रचनाकार हैं। क्वेश्चन क्या हो गया आपका? गेहूं बनाम गुलाब शब्द चित्र पर आधारित कृति के रचनाकार हैं। तो इसमें बेटा आपका हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है बेटा, राइट ऑप्शन आपका हो जाता है इसमें रामवृक्ष बैनीपुरी, ठीक है बेटा। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं। माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बैनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें बेटा आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा रामवृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? रामवृक्ष बैनीपुरी। अगला देखते हैं। जंजीरें और दीवारें रचना है। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, विनोबा भावे की, रामवृक्ष बैनीपुरी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसमें आपका हो जाता है बेटा राइट रामवृक्ष बैनीपुरी की, ठीक है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन। रामवृक्ष बैनीपुरी का सुप्रसिद्ध रेखा चित्र है। रामवृक्ष बैनीपुरी का सुप्रसिद्ध रेखा चित्र है। कौन सा है रामवृक्ष बैनीपुरी का सुप्रसिद्ध रेखा चित्र? लाल तारा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, आवारा मसीहा। तो इसमें आपका हो जाता है बेटा लाल तारा, ठीक है। आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्मरण की रचना रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा की गई? निम्नलिखित में से किस संस्मरण की रचना रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा की गई है? पथ के साथी की, जंजीरें और दीवारें की, मील के पत्थर की, माटी की मूर्तें की। तो बेटा इसमें आपके दो दो ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है जंजीरें और दीवारें की, और एक हो जाता है मील के पत्थर की, ठीक है। सीता की माँ अम्बपाली और रामराज नाटकों के लेखक हैं। सीता की माँ अम्बपाली और रामराज नाटकों के लेखक हैं यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामवृक्ष बैनीपुरी। तो इसमें हो जाता है आपका बेटा रामवृक्ष बैनीपुरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा की गई है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा की गई है? गोदान की, पतितों के देश की, चित्रलेखा की, परीक्षा गुरु की। तो इसमें हो जाता है आपका बेटा राइट क्वेश्चन पतितों के देश की, ठीक है। आगे समझ में। पतितों के देश की। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामवृक्ष बैनीपुरी का सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। रामवृक्ष बैनीपुरी का सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है चिता के फूल, आकाशदीप, पंच परमेश्वर, पुरस्कार। तो इसमें आपका हो जाता है बेटा चिता के फूल, ठीक है। अगला देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलें यात्रा वृतांत के रचनाकार हैं। पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलें यात्रा वृतांत के रचनाकार हैं राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर, रामवृक्ष बैनीपुरी, शिव पूजन सहाय। तो इसमें हो जाता है आपका बेटा रामवृक्ष बैनीपुरी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा किया गया है? निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा किया गया है? तो इसमें बेटा तरुण भारती का संपादन भी रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा किया गया है, और नई धारा का भी, और हिमालय भी, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है उपर्युक्त सभी पत्रिकाओं का। ओके, क्लियर? समझ आ गया? आगे देखते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। समझने की कोशिश करें बेटा। देखते हैं। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है बेटा। तो देखते हैं। इस गद्यांश से संबंधित आपके प्रश्न है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा? गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा आपका गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है। और लेखक का नाम डाल के इसमें लिखोगे बेटा रामवृक्ष बैनीपुरी,
ठीक है। अगला देख लेते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ बेटा कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रामवृक्ष बेनीपुरी कृत गेहूं बनाम गुलाब शीर्षक से उद्धृत है। आगे बेटा समझ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के रामवृक्ष बेनीपुरी कृत गेहूं बनाम गुलाब शीर्षक से उद्धृत है। ये हो जाता है बेटा आपका इसका संदर्भ। अगला क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें क्या है बेटा? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या देखते हैं? रेखांकित अंश, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि प्रकृति ने मानव के पेट एवं मस्तिष्क को समानांतर रेखा में नहीं रखा है। प्रस्तुत गद्यांश में रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि प्रकृति ने मानव के पेट एवं मस्तिष्क को समानांतर रेखा में नहीं रखा है। आगे समझ में, समानांतर रेखा में नहीं रखा है। मानव शरीर में सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है। मानव शरीर में सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क है और उसके बाद हृदय, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया मस्तिष्क और उसके बाद हो गया हृदय और उसके बाद हो जाता है पेट, ठीक है। जैसे जैसे शरीर का अंग ऊपर से नीचे की ओर आता है वैसे वैसे उसका महत्व कम होता जाता है, परंतु पशुओं में स्तरीकरण नहीं है। उनका मस्तिष्क एवं पेट समानांतर रेखा में है। आ गया समझ में बेटा? इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? मानव शरीर के 3 मुख्य अंग कौन से हैं? मानव शरीर के 3 मुख्य अंग कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आई क्या होगा? मस्तिष्क, हृदय और पेट, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? मस्तिष्क, हृदय और पेट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा आपका हो जाता है, मानव शरीर और पशुओं में किस दृष्टि से अंतर बताया गया है, ठीक है बेटा। इसमें आपका हो जाएगा मानव शरीर और पशुओं में किस दृष्टि से अंतर बताया गया है। तो इसमें आप लिखोगे बेटा कि मानव शरीर और पशुओं में यहाँ से देख लेते हैं बेटा, मानव शरीर और पशुओं में समानांतर रेखा नहीं है, ठीक है। मानव शरीर और पशुओं में समानांतर रेखा नहीं है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में क्या हो जाता है एक बार देख लेते हैं बेटा, यहाँ से देखते हैं हम इसे, ठीक है। देखते हैं, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर है, जबकि पशुओं का पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। आ गया। जबकि पशुओं की तरह मनुष्य का जो शरीर है वो समानांतर रेखा में नहीं है, और जो पशु हैं पशुओं का शरीर एक स्तरीकरण में अर्थात समानांतर रेखा में है। आ गया समझ में। पशुओं में ऐसा स्तरीकरण नहीं है, उनका मस्तिष्क एवं पेट समानांतर रेखा में है। आ गया समझ में। कैसे लिखेंगे देख लेते हैं एक बार फिर से, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा। मानव शरीर में हृदय और मस्तिष्क सबसे ऊपर है और उसके बाद हृदय और उसके बाद पेट का स्थान है, जबकि पशुओं में ऐसा स्तरीकरण नहीं है, उनका मस्तिष्क एवं पेट समानांतर रेखा में है। आ गया समझ में। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, लेखक ने मानव की भूख का आशय क्या बताया है। तो लेखक ने मानव की भूख का आशय क्या बताया है बेटा। इसमें इसका आंसर लिखोगे बेटा, मनुष्य अपने जन्म के साथ ही भूत को लेकर के आया है। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही भूख को लेकर आया है, उसे पेट की अपेक्षा मस्तिष्क को अधिक महत्व देना चाहिए। आगे समझ में। लेखक ने मानव की भूख का आशय क्या बताया है, तो इसमें लिखोगे बेटा आप, मनुष्य अपने जन्म के साथ ही भूख को लेकर आया है, उसे पेट की अपेक्षा मस्तिष्क को अधिक महत्व देना चाहिए। आगे बेटा समझ में। अगला देख लेते हैं हम। अगला आपका क्या हो जाता है, गेहूं की आवश्यकता उसे है किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन।
गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम बेटा आपका मैं बता ही चुकी हूँ, गेहूं बनाम गुलाब। और शीर्षक इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? लेखक का नाम हो जाएगा बेटा आपका रामरच बैनीपुरी। एक चीज और बेटा बेटा याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि पाठ के शीर्षक का नाम बताइए, ठीक है। तो जैसे गद्यांश है, गद्यांश के शीर्षक का नाम बताइए, तो उसमें क्या लिखोगे? शीर्षक और पाठ का नाम एक ही होता है, ठीक है। तो शीर्षक आपका क्या हो जाएगा? गेहूं बनाम गुलाब। अगला उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रामरच बैनीपुरी कृत गेहूं बनाम गुलाब शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है बेटा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें क्या करना है बेटा आपको? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। गेहूं की आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की, ठीक है। तो हमें इसका अर्थ करना है, तो देखते हैं हम इसका अर्थ क्या करेंगे बेटा। इसके अर्थ में बेटा हम लिखेंगे कि लेखक का मानना है, अर्थात रामरच बैनीपुरी जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में गेहूं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उसे पेट भरने के लिए गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य इस धरती पर भूखा आया था, इसलिए चिरकाल से ही इस भूख को दूर करने के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहता है, ठीक है बेटा। आगे समझ में? ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने मानव के लिए क्या आवश्यक बताया है? अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? लेखक ने मानव के लिए क्या आवश्यक बताया है? तो क्या आवश्यक बताया, तो इसमें क्या लिखोगे? गेहूं, ठीक है। आगे देखते हैं। लेखक को मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसमें लिखोगे अपनी भूख को शांत करने के लिए मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अपनी भूख को शांत करने के लिए मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल से ही मनुष्य व्रत उपवास और तपस्या करता रहा है, इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे क्या सिद्ध होता है बेटा? इसमें लिखेंगे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भौतिक, आध्यात्मिक व मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति करना है। आगे समझ में? प्राचीन काल से ही मनुष्य का लक्ष्य भौतिक, आध्यात्मिक व मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति करना है, इसीलिए मनुष्य व्रत उपवास और तपस्या करता रहा है। आगे समझ में? अगला देख लेते हैं बेटा आपका। अगला देखते हैं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। क्या कहते हैं रामरच बैनीपुरी जी? गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। वह स्थूल दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही है, राजनीतिक रूप से रक्त की धारा बहाती रही है, अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। आह कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस जगत का नया लोक बसाएंगे, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन क्या होंगे? पाठ के गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा गेहूं बनाम गुलाब और लेखक का नाम हो जाएगा रामरच बैनीपुरी, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बेटा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे? आह कैसा वह शुभ दिन होगा। तो अरे लेखक रामरच बैनीपुरी जी कहते हैं कि वह शुभ दिन कैसा होगा जब हम सूक्ष्म शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीरें तोड़ करके अपने जीवन की अर्थात शारीरिक आवश्यकता रूपी जंजीरों को तोड़ करके सूक्ष्म मानस जगत का नया संसार बसाएंगे। सूक्ष्म मनुष्य के जगत का, मानस जगत का एक नया संसार बसाएंगे। आगे बेटा समझ में? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। इस गद्यांश में लेखक ने गेहूं और गुलाब को किसका प्रतीक माना है, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा। इसमें बेटा इस गद्यांश में लेखक ने गेहूं और गुलाब को किसका प्रतीक माना है? तो इसमें लिखेंगे बेटा लेखक ने गेहूं को आर्थिक व राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है तथा गुलाब को सांस्कृतिकता का प्रतीक माना है। आगे समझ में? लेखक ने गेहूं को आर्थिक व राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है तथा गुलाब को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना है। आगे समझ में? मनुष्य की कौन सी भौतिक मानसिकता अब समाप्त होने वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? मनुष्य की कौन सी भौतिक मानसिकता अब समाप्त होने वाली है? तो मनुष्य की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक
जो मानसिकता है वह अब समाप्त होने वाली है। आध्यात्मिक व सांस्कृतिक मानसिकता है वो समाप्त होने वाली है। तो इसे कहाँ से देख लेंगे हम? देखते हैं इसे, मनुष्य की कौन सी भौतिक मानसिकता समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपको समझ में। मनुष्य की ये जो सांस्कृतिक और भौतिक आवश्यकता है वो समाप्त होने वाली है। लेखक के अनुसार अब कौन सा युग आने वाला है, इस युग का संसार कैसा होगा? ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? लेखक के अनुसार अब वह शुभ दिन होगा, शुभ दिन आने वाला है। लेखक के अनुसार अब वह शुभ दिन आने वाला है जब हम सूक्ष्म शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर को तोड़कर सूक्ष्म मानस जगत का नया संसार बसाएंगे। आ गया बेटा समझ में? तो ये हो जाता है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी के चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको बताया राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जो चैप्टर है गेहूं बनाम गुलाब का अभ्यास प्रश्न। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।